share my screen. Okay. स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। आई होप आप लोगों का क्विज हो चुका होगा अब तक, और अब हम स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम चैप्टर नंबर 5 को फिनिश कर दें। सो अभी तक if you look at the contents, we have talked about non-linear modulation, bandwidth of angle modulated waveforms, और इसके अंदर हमने as we recall narrow band FM के केस में we found it to be 2B, और wide band FM के केस में हमने कार्सन्स रूल देखा था 2 times del F plus B। और फिर हमने जनरेटिंग FM वेव्स का टॉपिक डिस्कस किया था कि हम इसको कैसे जनरेट करते हैं। तो वन वाज द इनडायरेक्ट मेथड, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड है, जिसके अंदर हम पहले नैरो बैंड एफएम जनरेट करते हैं और फिर फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लायर को यूज़ करके हम वाइड बैंड एफएम जनरेट कर देते हैं। एंड द सेकंड वन इज़ द डायरेक्ट मेथड, जिसके अंदर आप VCO को यूज़ करते हैं और आप डायरेक्टली उस वेवफॉर्म्स को जनरेट कर लेते हैं। फिर हमने डीमॉड्यूलेशन ऑफ FM सिग्नल्स को डिस्कस किया था, जिसके अंदर हमने 3 मेथड्स डिस्कस किए थे। कैन एनीवन टेल मी कौन से मेथड थे जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए? जी, एनीवन? सर एक तो वो था ना, इनवेलप डिटेक्टर था जो हम उसको बना एम। It was not just envelope detector, उसके साथ वो कुछ और भी पूरा लगा था हुआ था। सर, वो ऐसे जितना ज़हन में नहीं है सर। एक PLL वाला मेथड था, एक का नाम है फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसके अंदर हम क्या करते थे, एक हार्ड लिमिटर यूज कर लेते, सॉरी डिफरेंशिएटर यूज करते थे, और डिफरेंशिएटर के साथ एक इन्वेलप डिटेक्टर यूज करते थे। फिर जी हमारे सर। पास जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर था, ठीक है, उसके अंदर हम एक हार्ड लिमिटर और साथ का यूज करते थे फ्रीक्वेंसी काउंटर। और लास्टली हम PLL यूज़ कर रहे थे, फेज लॉक लूप मेथड, जिससे हम उसको डीमोजुलेट कर सकते थे सिग्नल को। और लास्टली हमने डिस्कस किया था कि नॉन लीनियर इफेक्ट्स जो है, नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन जो है, उनका इस सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है। और वो हमने ऑब्जर्व किया था कि FM के केस में नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस का FM के ऊपर इफेक्ट नहीं होता। दैट्स वाई वी यूज FM, we used FM for 1G सेलुलर सर्विस, ठीक है। आज हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस का इस पर क्या इफेक्ट होता है, और साथ हम देखेंगे कि सुपर हेट्रोडाइन FM रिसीवर और FM ब्रॉडकास्टिंग जो है, ये स्टैंडर्ड कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। सो लेट मी क्विकली जंप टू द स्लाइड्स। तो ये हमने ऑलरेडी कवर्ड दिस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर, जीरो क्रॉसिंग एंड फेज लॉक लूप फॉर FM डीमॉड्यूलेशन। और फिर हमने PLL के एनालिसिस में भी देख लिया था कि जो एरर सिग्नल आपको मिलता है, दैट एरर सिग्नल इज एक्चुअली द मैसेज सिग्नल जो आप रिसीव कर रहे होते हैं एट द आउटपुट ऑफ द PLL। और फिर हमने नॉन लीनियर डिस्टॉर्शन को भी डिस्कस किया था, और हमने ये चीज़ मैथमेटिकली फाइंड आउट की थी कि हमारे पास नॉन लीनियर डिस्टॉर्शंस जो हैं उनका इफेक्ट नहीं होता। तो दैट्स वाई जो FM है, इट वाज एन अट्रैक्टिव टेक्नोलॉजी फॉर द फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर फोन सिस्टम्स। आज हम बात करेंगे कि इंटरफेरेंस का इफेक्ट जो है वो FM के ऊपर कैसे होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो एंगल मॉड्यूलेशन इज ऑल्सो लेस वल्नरेबल देन AM, ठीक है। और इंटरफेरेंस के केस में भी जो आपके पास एंगल मॉड्यूलेशन है, ये सर आपकी आवाज एको हो रही है। आप लोग अपने ना माइक्स जो है उनको म्यूट कर दें सारे। एको इसकी वजह से होती है क्योंकि किसी और के माइक से वो दोबारा रिटर्न हो रही है वॉइस का सिग्नल। सो एवरीवन जस्ट म्यूट योर माइक। ओके, सो एंगल मॉड्यूलेशन के केस में आपके पास इंटरफेरेंस के केस में भी एंगल मॉड्यूलेशन जो है ये लेस वल्नरेबल है एज कम्पेयर टू AM। और हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं अगेन मैथमेटिकली। और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम एक सिंपल केस ले लेते हैं जिसके अंदर हम
इंटरफेरेंस को इंट्रोड्यूस करते हैं अपने अनमॉड्यूलेटेड कैरियर के साथ. सो इफ यू हैव एन अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो हम रिप्रेजेंट करते हैं a cos of omega ct से. सो a cos of omega ct इज ए अनमॉड्यूलेटेड कैरियर. हमने किसी भी पैरामीटर को, ख्वाह वो एम्पलीट्यूड हो, फ्रीक्वेंसी हो या फेज हो, हमने किसी को भी मॉड्यूलेट नहीं किया विद रिस्पेक्ट टू द मैसेज सिग्नल. तो ये एक अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है. तो हम अभी ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा ये जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है इसमें एक इंटरफेरेंस जो है वो ऐड हो रही है. ये इंटरफेरेंस किसी भी दूसरे सोर्स से इसके अंदर आ सकती है. ठीक है, कोई एक और ट्रांसमीटर भी हो सकता है या कोई और एक सिस्टम है जो कि इस तरह की इंटरफेरेंस इंट्रोड्यूस कर रहा है. हम उस इंटरफेरेंस के एम्पलीट्यूड को कहते हैं कि वो आई है. दिस इज आई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरिंग सिग्नल. आगे कॉज फ्रीक्वेंसी जो है उसकी हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ओमेगा सी प्लस सम अदर वैल्यू, सम अदर डेल्टा ओमेगा, यानी वो एग्जैक्टली ओमेगा सी ना भी हो लेकिन समवेयर क्लोज टू दैट फ्रीक्वेंसी पे वो सिग्नल भी एग्जिस्ट कर रहा हो. अगर तो वो एग्जैक्ट ओमेगा सी पे होगा तो फिर तो वो डायरेक्टली इसको अफेक्ट कर रहा होगा, बिकॉज नाउ बोथ द कैरियर्स आर द सेम. तो ये कॉज ओमेगा सी और कॉज ओमेगा सी दे विल जस्ट मल्टीप्लाई, दे विल जस्ट ऐड विद ईच अदर. तो अभी हम जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी हम अभी कंसीडर ये कर लेते हैं कि ओमेगा सी प्लस ओमेगा एक फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर ये इंटरफेरिंग सिग्नल एग्जिस्ट कर रहा है, और आई जो है वो उसका एम्पलीट्यूड है इंटरफेरिंग सिग्नल का, और जो अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है उसका एम्पलीट्यूड ए है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो ओमेगा सी है. तो इस केस में जो हमारा रिसीव सिग्नल होगा रिसीवर पे, जिसे हम आर ऑफ टी कह देते हैं, ये हमारा रिसीव सिग्नल है, ये होगा आपका अनमॉड्यूलेटेड कैरियर प्लस द इंटरफेरिंग सिग्नल. तो इंटरफेरेंस हमेशा ऐड होती है आपके सिग्नल के अंदर जिस तरह नॉइज ऐड हो जाती है. तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारा जो रिसीव सिग्नल है वो ये अनमॉड्यूलेटेड कैरियर प्लस दिस इंटरफेरिंग सिग्नल है. सो अब इस केस में हम अगेन वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे. इफ यू रिमेंबर, जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था कि a cos of alpha plus b cos of I think it was beta or alpha. I think we can have a look at that formula because I don't even remember it myself. Should to have the trigonometric table somewhere here. Yes. So again, coming back to those trigonometric identities, हम यही रेक्टेंगुलर टू पोलर और पोलर टू रेक्टेंगुलर की जो प्रॉपर्टी है हम उसको अप्लाई करेंगे, जहाँ पे आपके पास a cos of alpha प्लस b sin of alpha जो है इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज c cos of alpha प्लस थीटा. और इसके अंदर जो c है वो आपके a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट, और जो थीटा है वो आप निकालते हैं tan इनवर्स माइनस b ओवर a से. ठीक है, हम इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे. सो बाय डूइंग सो हमारे पास लेट मी टेक आउट अ पेन. ओके, तो इस केस में हमारे पास दिस इज a cos of alpha एंड दिस इज b cos of, ये दूसरा एंगल है अल्फा का. ठीक है, हम इस केस में जब इस एंगल को इसको अप्लाई करते हैं, उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करने से पहले हम एक छोटा सा काम ये कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास i cos of omega प्लस ओमेगा सी प्लस ओमेगा है, इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं यूजिंग cos of alpha प्लस बीटा का जो हमारा फॉर्मूला होता है cos alpha cos बीटा माइनस sin alpha sin बीटा. हमने इससे इसको एक्सपेंड कर दिया. तो इसको एक्सपेंड करने से हमारे पास i cos of omega t cos of omega ct माइनस i sin of omega t sin of omega ct आ जाएगा. तो इसके अंदर से हम, क्योंकि हमारे पास cos of omega यहाँ पे भी है, तो हमने उसमें cos of omega ct को कॉमन ले लिया है, तो ये हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है. तो इट इज a प्लस i cos of omega t टाइम्स cos of omega ct माइनस i sin of omega t sin of omega ct. अब इस केस में ये जो पूरी टर्म है हमारे पास, दिस होल टर्म इज a, दिस इज cos of alpha माइनस ये जो i है ये हमारा b है, और आगे सॉरी i sin of omega t जो है ये हमारा b है, और ये साइन ऑफ ओमेगा ct ये भी मेरा वो अल्फा ही है. सो दीज आर द अल्फास. तो ये है a cos of alpha प्लस साइन ऑफ अल्फा, और वो हमारे पास c cos of alpha प्लस थीटा की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं. ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसके अंदर जो c है दिस इज दिस e ऑफ r, और ये जो एंगल हमारे पास है वो हम थीटा t से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो इफ यू अप्लाई द प्रॉपर्टी ऑन दिस एक्सप्रेशन, तो ई आर की वैल्यू हमारे पास ये आती है, और जो थीटा है इट कम्स आउट टू बी दिस एक्सप्रेशन विच इज ओमेगा सी टी प्लस थीटा डी, एंड दिस थीटा डी इज नथिंग एल्स बट tan इनवर्स i sin ओमेगा टी ओवर a प्लस i cos ऑफ ओमेगा टी. क्योंकि हमें पता है
कि जो हमारे पास थीटा निकलता है दैट इज tan इनवर्स माइनस बी ओवर ए। तो हमारे पास ये वैल्यू बी की है और ये वैल्यू ए की है, तो हमारे पास इस तरह की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल जाएगी। तो अब ये जो थीटा टी है हमारे पास, दिस इज दिस होल एंगल। अब इसके अंदर अल्फा क्या है मेरे पास, अल्फा इज ओमेगा सी टी, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये हमारे पास ओमेगा सी टी है। और जो यहाँ पे जो टर्म आ रही है ये वो फेज की टर्म है जो कि हम ये थीटा से निकालते हैं, विच इज tan इनवर्स माइनस बी ओवर ए। तो ये tan इनवर्स माइनस बी ओवर ए से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी साइन के साथ नेगेटिव आ रहा है, तो हम नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। आप इसको खुद भी एक दफा सॉल्व करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज योर एम्पलीट्यूड ई आर एंड दिस इज योर फेज थीटा डी, जो कि tan इनवर्स और इसके बराबर आता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे बेसिकली हमने अभी तक क्या किया, हमने सिंपल अपने रिसीव्ड सिग्नल को, ये जो हमें रिसीव सिग्नल मिला था विच इज माय डिजायर्ड सिग्नल प्लस इंटरफेरेंस है, हमने इसको सिंप्लीफाई करके हमने पोलर फॉर्म में हमने इसको डिफाइन कर दिया है। अब हम यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करते हैं, सिग्नल है अगर ये इंटरफेयरिंग सिग्नल छोटा हो कंपेयर टू द कैरियर, दैट इज कि अगर इंटरफेयरिंग सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है इट इज लेस देन द कैरियर एम्पलीट्यूड, तो मेरे पास ये जो फेज डिस्टॉर्शन आ रही है, ये जो डिस्टॉर्शन अकर कर रही है, इट रिड्यूसेस डाउन टू दिस एक्सप्रेशन। और ये कैसे होता है कि इफ यू लुक एट दिस थीटा डी जो कि डिस्टॉर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्यों डिस्टॉर्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि जो ओरिजिनल मेरा, इफ यू लुक एट दिस, जो मेरा अनमॉड्यूलेटेड कैरियर है, दिस इज सिंपली ए कॉज ऑफ ओमेगा सी टी, देयर इज नो थीटा विद इट। लेकिन जब मैंने इसमें ये इंटरफेरेंस ऐड किया है, तो अब मेरे पास जो एंगल आ रहा है उसके अंदर ओमेगा सी टी के साथ ये एक फेज की टर्म आ रही है। So originally there is no phase term over here, but now because of this interference I am having a phase term over here. So this phase is the distortion phase caused by the interference. So अगर मैं इस एक्सप्रेशन को देखूं और मैं ये कहता हूं कि मेरा जो एम्पलीट्यूड ऑफ द अनमॉड्यूलेटेड कैरियर जो है, इफ इट इज ग्रेटर देन द इंटरफेयरिंग सिग्नल एम्पलीट्यूड, तो अब उस केस में क्या होगा, इफ ए इज फार ग्रेटर देन आई, तो ये जो a प्लस आई कॉज ऑफ ओमेगा सी टी है, इफ a इज ग्रेटर देन आई, तो मैं इस डिनोमिनेटर को रिप्लेस कर सकता हूँ a से, क्योंकि a इसमें बड़ा है। ठीक है, और अगर a की वैल्यू बड़ी है और न्यूमरेटर में भी मेरे पास i है, क्योंकि साइन ओमेगा टी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, क्योंकि हमें पता है साइन +1 से -1 के बीच में वेरी करता है। सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द न्यूमरेटर कैन बी i, और जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू वी कैन अप्रोक्सीमेट इट बाय कैपिटल A. So if a is far greater than I, then I over a will be a smaller value. ठीक है, और हमें ये पता है कि जिस तरह आपके पास sin x जब आप लेते हैं, if x is very small, तो sin x becomes equal to x। ठीक है, और इसी तरह, और हमें ये भी पता है कि जो साइन प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, tan जो है वो भी वही प्रॉपर्टीज फॉलो करता है। तो so if x is very small, then tan x can be approximated with x। और इसी तरह अगर मैं इस एक्सप्रेशन में दोनों तरफ इनवर्स ले लूं, तो tan इनवर्स दोनों तरफ ले लूंगा तो x is equal to tan इनवर्स x। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो तो tan इनवर्स x कैन बी रिड्यूस्ड डाउन टू सिंपली x। तो अब मैं इसी एक्सप्रेशन को अगर देखूं, ये जो tan इनवर्स whatever this is, तो tan इनवर्स दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज I sin of omega t divided by a plus I cos of omega t। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है थीटा डी की। लेकिन हमने भी इस तरह बात की कि जो डिनोमिनेटर है इसमें a इज मच ग्रेटर देन I, तो हम डिनोमिनेटर को भी अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं a से। तो मेरे पास जो ओवरऑल अप्रोक्सीमेशन आती है वो डिनोमिनेटर में आता है a विच इज दिस वन, और न्यूमरेटर में आता है I sin of omega t, तो वो यहाँ पे I sin of omega t हमने लिख दिया है। सो विद दिस असम्पशन कि अगर एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर अनमॉड्यूलेटेड कैरियर इज ग्रेटर देन द इंटरफेयरिंग सिग्नल, देन द इंटरफेयरिंग ये जो हमारे पास डिस्टॉर्शन वाला फेज आ रहा है, इट कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज I over a sin of omega t। हम इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं या अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो हमारे पास एम्पलीट्यूड आ रहा है रिजल्टिंग सिग्नल का, और ये जो हमारे पास एंगल आ रहा है थीटा टी, वी हैव ऑलरेडी डिफाइंड विद दिस एक्सप्रेशन। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड है और ये मेरे पास उसका एंगल है थीटा टी। तो ये जो हमारे पास सिग्नल आ रहा है इसकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है वो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये जो भी एंगल आपके पास गिवन है इसका आप डेरिवेटिव ले लें। तो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी विल बी द डेरिवेटिव ऑफ दिस एंगल, और हमें पता है कि ये जो हमारे पास थीटा है
वी हैव फाउंड इट आउट टू बी ओमेगा सी टी प्लस थीटा डी, ये जो हमने यहाँ पे निकाला है दिस वन ओमेगा, इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो दिस इज ओमेगा सी टी प्लस थीटा डी का डेरिवेटिव होगा, सो इट विल बी ओमेगा सी टी का जो डेरिवेटिव होगा इट विल बी ओमेगा सी, और थीटा डी का जो डेरिवेटिव होगा इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज थीटा डी डॉट। ठीक है, अब ये जो रिसीव्ड सिग्नल है इसका जो फेज है, नाउ लिसन केयरफुली, इस जो सिग्नल जो हमें ये रिसीव्ड सिग्नल आर ऑफ टी मिला है जिसको हमने पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया है, इसका जो फेज है थीटा डी, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया आई ओवर ए कॉज ऑफ ओमेगा टी से, और इसकी जो इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी है ओमेगा आई, ये इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी क्या है कि दिस इज योर फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज योर चेंज इन एफ, तो ये आपके पास जो वैल्यू आ रही है दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू द चेंज इन द फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी। तो अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं कि ये जो रिसीव सिग्नल है, अगर इस रिसीव सिग्नल को, लेट मी क्लियर इट फॉर यू, सो अगर मैं इस रिसीव्ड सिग्नल RFT को इफ इट इज अप्लाइड टू एन आइडियल फेज डीमॉड्यूलेटर, जो फेज डीमॉड्यूलेटर होता है वो क्या करता है, वो उस सिग्नल का फेज डिटेक्ट करता है। तो हमें ऑलरेडी पता है कि हमारे सिग्नल का जो रिसीव्ड सिग्नल है उसका फेज क्या है, दिस इज द फेज ऑफ द रिसीव्ड सिग्नल। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर मैं इसको एक आइडियल फेज डीमॉड्यूलेटर को अगर मैं देता हूं तो मुझे आउटपुट पे उसका फेज मिलेगा, और वो फेज हमने फाइंड आउट किया हुआ है आई ओवर ए साइन ऑफ ओमेगा टी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज आई ओवर ए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो हमें ये सिग्नल अगर आप फेज डीमॉड्यूलेटर को देंगे तो वो मुझे उसका फेज आउटपुट पे देगा विच इज दिस सिग्नल। और अगर यही सिग्नल मैं एक आइडियल फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर को देता हूं, फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, वो उसकी इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में से हमें इंफॉर्मेशन निकाल के देता है। तो हमें पता है कि इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी में दिस इज द फ्री रनिंग फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द पार्ट विच एक्चुअली कंटेन्स माय रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन। तो मेरे पास जो आउटपुट पे आएगा वो ये थीटा डी डॉट आएगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फेज डीमॉड्यूलेटर दिस पार्ट इज KPMT डॉट, और ये जो आपके पास है ये दिस इज KFMT। तो आप जब ये वाली इंफॉर्मेशन देखते हैं तो दिस कम्स आउट टू बी द डेरिवेटिव ऑफ द थीटा डी। अब इस थीटा डी का जब हम डेरिवेटिव लेता हूं, आई ओवर ए कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आप जब लेंगे तो इट विल बी कॉज ऑफ ओमेगा टी एंड फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल वो ओमेगा निकलेगा, और ओमेगा आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस विल बी द आउटपुट ऑफ ए आइडियल फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर and this is the output of an ideal phase demodulator. But अगर हम चाहे phase demodulator यूज करें या हम frequency demodulator यूज करें, हम एक चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो इंटरफेरेंस आउटपुट हमें मिल रही है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैरियर एम्पलीट्यूड। इन दोनों केसेस में ये जो इंटरफेरेंस आउटपुट मुझे मिल रही है वो जो भी सिग्नल है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं एक लार्ज कैरियर एम्पलीट्यूड कंसीडर कर लूं बिफोर ट्रांसमिशन तो मेरे पास इंटरफेरेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह हमने अभी यहाँ शुरू में बात की थी कि आपके पास जो हमारा एक्चुअल जो सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है वो तो खाली ये सिग्नल है, ये पार्ट तो उसमें ऐड हो रहा है चैनल की वजह से या जो एक्सटर्नल जो भी कोई सोर्स लगा हुआ है। अगर मैं इस जो ट्रांसमिटेड सिग्नल का ए को बढ़ा दूं, इफ आई कंसीडर ए टू बी लार्ज, तो मेरे पास जो आगे इंटरफेरेंस जनरेट हो रही है दैट इज बेसिकली आई ओवर ए। यहाँ पे भी आई ओवर ए है, यहाँ पे भी आई ओवर ए है। सो इफ ए इज लार्ज देन द ओवरऑल मैग्नीट्यूड विल बी स्मॉल। सो दिस एक्चुअली शोज अगर आप एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स में अगर आप एम्पलीट्यूड कैरियर का जो एम्पलीट्यूड ए है अगर आप वो बढ़ा दें तो इंटरफेरेंस का इफेक्ट जो है वो ओवरऑल कम हो जाता है। सो दैट्स व्हाई एंगल मॉड्यूलेटेड सिस्टम्स आर मच बेटर देन एएम सिस्टम्स एट सप्रेसिंग वीक इंटरफेरेंस। यानी कि अगर इंटरफेरेंस का मैग्नीट्यूड कम है कंपेयर टू ए तो आपका जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट है ये कम हो जाएगा इन केस ऑफ एफएम। ओके, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज नोन एज कैप्चर इफेक्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है एफएम सिस्टम या पीएम सिस्टम्स के अंदर। अभी कैप्चर इफेक्ट क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट। सो द सप्रेशन ऑफ वीक इंटरफेरेंस इन एफएम लीड्स टू कैप्चर इफेक्ट व्हेन लिसनिंग टू एफएम रेडियो। अब जब आप एफएम रेडियो
सुन रहे होते हैं तो कैप्चर इफेक्ट का जो फिनोमिना है ये आप ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके एफएम सिग्नल जो आप रिसीव कर रहे हैं अगर उसमें कोई फॉर एग्जांपल कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस अगर आ रही हो और उस इंटरफेरेंस का एम्पलीट्यूड कम है आपके जो 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 आपको एफएम का जो चैनल आप रिसीव कर रहे हैं तो एफएम का चैनल उसको सप्रेस कर देता है बिकॉज ऑफ इट्स इनहेरेंट प्रॉपर्टी। ये जो आप देख रहे हैं कि जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आपके कैरियर के एम्पलीट्यूड से। तो वो आपका जो एफएम जो है वो उस वीक इंटरफेरेंस को सप्रेस कर देता है बिकॉज ऑफ दिस कैप्चरिंग इफेक्ट। अभी कैप्चरिंग इफेक्ट है क्या? So for two transmitters with carrier frequency separation less than the audio range, यानी कि अगर आप दो कैरियर ट्रांसमिट कर रहे हैं और दोनों कैरियर के बीच में जो सेपरेशन है वो आपकी ऑडियो रेंज से कम है, यानी कि फॉर एग्जांपल आप अगर ऑडियो सिग्नल एक ट्रांसमिट कर रहे हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी से फॉर एग्जांपल से 0 से लेके आप 15 किलोहर्ट्ज तक का बेस बैंड सिग्नल आप कंसिडर कर रहे हैं, तो अगर मैं कोई ऐसा ये यानी इस बेस बैंड सिग्नल को जो भी आपका मैसेज सिग्नल है आप इसको ट्रांसमिट कर रहे हैं और अगर आप दो कैरियर्स यूज कर रहे हैं जिनके बीच में सेपरेशन इस बैंडविड्थ से कम है तो अब क्या होता है, इंस्टेड ऑफ गेटिंग इंटरफेरेंस वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रॉन्ग कैरियर सप्रेसेस द वीक कैरियर। तो इस केस में हमारे पास इंटरफेरेंस आने की बजाय दोनों कैरियर्स में से जिसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा वो उस सिग्नल को कैप्चर कर लेगा। और इसकी मिसाल आप ऐसे देख सकते हैं कि एफएम रेडियो जब आप ट्यून करते हैं अपनी गाड़ियों में तो जैसे जैसे आप अपने ट्यूनर की जो नॉब है उसको रोटेट करते हैं, से फॉर एग्जांपल आप 99 पहले एफएम 99 सुन रहे थे, ठीक है, 99 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आपने ट्यून किया हुआ था और अगला चैनल है 99.1 मेगाहर्ट्ज पे फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे। तो जैसे ही जैसे आप एग्जैक्टली 99 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आप ट्यून हो रहे होंगे तो यू आर गेटिंग मोर सिग्नल फ्रॉम 99 मेगाहर्ट्ज। जैसे ही आप अपने नॉब को मूव करते हुए 99.1 की तरफ मूव कर रहे होंगे तो ऑब्वियसली इसका एम्पलीट्यूड कम होता जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ता जाएगा। मोमेंट इसका एम्पलीट्यूड इस सिग्नल से बढ़ जाएगा, आपका जो एफएम का जो रिसीवर है इट विल बी ट्यून टू दिस पर्टिकुलर चैनल, क्योंकि इस चैनल का कैरियर नाउ इट हैज बिकम स्ट्रॉन्गर देन दिस पर्टिकुलर कैरियर। तो इस केस में आप ये ऑब्जर्व करते हैं कि जो भी कैरियर आपका स्ट्रॉन्गर होगा वो वीकर को सप्रेस कर देगा, तो आपको इसका कोई भी कंपोनेंट या कोई भी साउंड आपको सुनाई नहीं दे रही होगी, तो ऑल ऑफ अ सडन दूसरा कैरियर जो है वो ट्यून हो जाएगा। सो बेसिकली कैप्चर इफेक्ट क्या है? द स्ट्रॉन्ग कैरियर इफेक्टिवली सप्रेसेस द वीक कैरियर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैप्चर इफेक्ट। सो सब्जेक्टिव टेस्ट शो, सब्जेक्टिव टेस्ट का मतलब यह है कि आप इस प्रोसेस को करते हैं और फिर फिजिकली उसको एक्सपीरियंस करते हैं। सब्जेक्टिव में कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं होती, जस्ट कि आप उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं बेसिकली। सो सब्जेक्टिव टेस्ट शो दैट द इंटरफेरेंस लेवल एज लो एज 35 dB in the audio signal can cause objectionable effects, hence restriction in AM। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आप अगर AM का रेडियो ट्यून करें तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि अगर आपके पास इंटरफेरेंस लेवल जो है किसी और सोर्स से अगर कोई इंटरफेरेंस जनरेट हो रही है, अगर उसकी जो वैल्यू 35 dB से अगर ज्यादा है तो आपके केस में आपको ऑब्जेक्शनेबल इफेक्ट सुनाई देगा, यानी कि आपको जो AM का सिग्नल है वो उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाएगी। तो आपके पास जो इंटरफेरेंस लेवल है इट हैज टू बी लेस देन 35 dB। इससे वैल्यू ज्यादा होगी तो आपको AM का सिग्नल रिकवर नहीं होगा, उसका इंटरफेरेंस का इफेक्ट ज्यादा होगा। जबकि इसके मुकाबले में and that's why AM के केस में जो इंटरफेरेंस लेवल है it should be kept below 35 dB। 35 dB से इंटरफेरेंस लेवल बढ़ेगा तो you will not be getting a good transmission of AM सिग्नल। लेकिन FM के केस में चूंकि आपके पास ये कैप्चरिंग इफेक्ट है, आपका इंटरफेरेंस लेवल जो है सिर्फ 6 dB से कम होना चाहिए। This 6 dB is much larger than this 35 dB। लेकिन चूंकि कैप्चर इफेक्ट है आपके पास, तो कैप्चरिंग इफेक्ट की वजह से जो इंटरफेरेंस लेवल है वो आप 6 dB तक बेयर कर सकते हैं। So let's talk a little bit about interference due to channel noise। ये तो भी हमने इंटरफेरेंस की बात की थी कि अगर कोई और सोर्स आपके पास है जो कि आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। व्हाट अबाउट द चैनल नॉइज जो कि आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है? बट बिफोर दैट लेट मी क्विकली टेक द अटेंडेंस। तो नॉइज के केस में द चैनल नॉइज एक्ट एज इंटरफेरेंस इन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। नॉइज भी बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह आपके पास इंटरफेरेंस सिग्नल होता है। सो द इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड जो कि
PM के लिए I/A है और FM के लिए I/A ओमेगा है। ठीक है, हम इस I/A ओमेगा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के साथ साइन और कॉस की टर्म आ रही होती है। इफ यू गो बैक अ लिटिल बिट, ये देखें, PM के केस में I/A साइन ओमेगा है, FM के केस में I/A कॉस ओमेगा है। तो साइन ओमेगा और कॉस ओमेगा की मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो यानी कि पीक PM के केस में जो डिस्टॉर्शन है वो I/A है और FM के केस में जो पीक डिस्टॉर्शन है वो I/A ओमेगा है। ठीक है, तो हम इसलिए इन पीक डिस्टॉर्शन वैल्यूज को कंसीडर कर रहे हैं अपने डिस्कशन में आगे। सो हमारे पास PM के केस में I/A इज द इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड और FM के लिए I/A इज द पीक एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरेंस। और इसको हम प्लॉट कर सकते हैं। अब हम अगर गौर से देखें, PM के केस में I जो है ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, A भी एक कांस्टेंट वैल्यू है विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा, लेकिन ये जो I/A ओमेगा है ये एक लीनियर वैल्यू है, क्योंकि हमें पता है कि दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय I/A टाइम्स ओमेगा। ठीक है, तो अगर मैं इन दोनों को अगर मैं प्लॉट करूं तो आई विल गेट अ ग्राफ समथिंग लाइक दिस, कि अगर आपके पास y एक्सिस पे इंटरफेरेंस लेवल है और यहाँ पे आपके पास ओमेगा है, फ्रीक्वेंसी ओमेगा, तो FM को अगर मैं देखूं तो FM एक लीनियर वैल्यू को या एक लीनियर ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है जिसकी एक पर्टिकुलर स्लोप है, और इसकी स्लोप क्या है? I/A। दिस इज द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन। तो FM के लिए आपकी इंटरफेरेंस ऐसे इंक्रीज कर रही है, जबकि PM के केस में इट इज ए कांस्टेंट वैल्यू, I भी कांस्टेंट है, A भी कांस्टेंट है, तो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है फॉर ऑल ओमेगा, जबकि FM के केस में आपके पास एक लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। तो अगर मैं इस इंटरफेरेंस ग्राफ को अगर देखूं तो मैं ये ऑब्जर्व कर सकता हूं कि नो मैटर व्हाट फ्रीक्वेंसी यू आर ऑपरेटिंग एट, PM के केस में आपका इंटरफेरेंस लेवल जो है वो कांस्टेंट है, तमाम फ्रीक्वेंसी पे सेम एक कांस्टेंट इंटरफेरेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होगी। लेकिन अगर आप FM सिस्टम यूज करते हैं तो लो फ्रीक्वेंसीज पे इंटरफेरेंस का इफेक्ट कम है, और जैसे जैसे आप हाई फ्रीक्वेंसीज पे जा रहे हैं तो FM का इफेक्ट बढ़ता जा रहा है, यानी कि इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ती जा रही है एट हायर फ्रीक्वेंसीज। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आइडियली हम अगर इस चीज को देखें तो हम कह सकते हैं कि फॉर एग्जांपल लेट मी, कि हमारे पास इस पॉइंट पे दोनों का इंटरफेरेंस लेवल मैच कर रहा है। तो अगर हम आइडियली देखें तो होना ये चाहिए, हम ये कह सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं, अगर हम इन फ्रीक्वेंसीज में ऑपरेट कर रहे हैं तो हमें FM का सिस्टम यूज करना चाहिए बिकॉज इंटरफेरेंस इज लोअर, और इन फ्रीक्वेंसीज पे चूंकि PM के इंटरफेरेंस लेवल कम है तो हमें इन फ्रीक्वेंसीज के लिए PM को यूज करना चाहिए, इन फ्रीक्वेंसीज के लिए FM को यूज करना चाहिए। So then in this particular case we will have the least possible interference in our system. तो ये चीज हम अचीव करते हैं by a system which is known as pre-emphasis and de-emphasis filters, और वो हम यूज करते हैं FM सिस्टम के साथ। तो अगर मैं एक FM सिस्टम के साथ pre-emphasis और de-emphasis filters लगा दूं तो जो मेरे पास इंटरफेरेंस की लाइन बनती है वो ये सॉलिड लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इन दिस केस व्हेन यू यूज अ प्री-एम्फेसिस एंड डी-एम्फेसिस फिल्टर्स, ये क्या होते हैं ये हम आगे बात करेंगे। आपके पास जो इंटरफेरेंस एग्जिस्ट करेगी आपके सिस्टम के अंदर, दिस विल बी द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द इंटरफेरेंस विल बी देयर, कि इससे ज्यादा इंटरफेरेंस जो है वो आपके सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करेगी, विच इज लेस देन बोथ FM एंड PM if you use them separately। अगर आप खाली FM यूज करेंगे ये सिर्फ इन फ्रीक्वेंसीज के लिए आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा क्योंकि इंटरफेरेंस लेवल यहाँ पे कम है, लेकिन जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी इससे बढ़ेगी FM की इंटरफेरेंस लेवल जो है वो लीनियरली इंक्रीज कर रही है। लेकिन अगर आप शुरू से ही PM खाली यूज करें तो PM हायर फ्रीक्वेंसीज के लिए तो अच्छा ऑपरेट कर रहा है, लेकिन लो फ्रीक्वेंसीज में रिलेटिव टू FM इसकी इंटरफेरेंस ज्यादा है। सो इफ यू यूज प्री-एम्फेसिस एंड डी-एम्फेसिस फिल्टर्स, इसको हम PDE कहते हैं, ये अगर आप यूज करते हैं अपने FM के साथ तो आपके पास इंटरफेरेंस लेवल जो है ये कम से कम होगा। तो अब हम ये बात करेंगे कि ये प्री-एम्फेसिस और डी-एम्फेसिस सिस्टम्स होते क्या हैं। सो द इंटरफेरेंस एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट फॉर ऑल ओमेगा इन PM and interference amplitude varies linearly with omega in case of FM. So pre-emphasis और de-emphasis जो है ये हम FM systems के अंदर यूज करते हैं in order to maintain or keep the interference level as low as possible. So let's talk a little bit about this कि ये होता क्या है basically. So जो ऑडियो स्पेक्ट्रम है आपके पास,
जो ऑडियो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है जो एफएम ब्रॉडकास्टिंग में हम यूज करते हैं, डज नॉट एग्जिबिट यूनिफॉर्म लेवल्स अक्रॉस द कमर्शियल रेंज ऑफ 12 किलोहर्ट्ज। तो हम नॉर्मली जो कमर्शियल रेंज यूज करते हैं ऑडियो की, वो हम 0 से लेके 12 किलोहर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको हम कंसिडर करते हैं कि ये आपका बेस बैंड सिग्नल है। ठीक है, इसमें आपके यानी कि म्यूजिक भी है, आपकी वॉइस भी है, वो सारा इस स्पेक्ट्रम के अंदर जो है वो कवर हो जाता है। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन लाइज अप टिल 12 किलोहर्ट्ज। कुछ केसेस में ये 15 किलोहर्ट्ज तक भी हम कंसिडर करते हैं, बट तकरीबन ये इतनी वैल्यू होती है। सो द पावर इन ह्यूमन वॉइस इज कंसंट्रेटेड बिटवीन 400 हर्ट्ज टू 2200 हर्ट्ज। ठीक है, और तकरीबन 3.2 किलोहर्ट्ज के बाद तो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन होती है आपकी ह्यूमन वॉइस के अंदर। लेकिन हमने जो स्पेक्ट्रा डिफाइन किया हुआ है वो तकरीबन अप टू 15 किलोहर्ट्ज तक हम फिर भी कंसिडर करते हैं। लेकिन 3.2 किलोहर्ट्ज के बाद कोई बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन इज बिलो 3.2 किलोहर्ट्ज, और ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन है वो 400 हर्ट्ज से 2200 हर्ट्ज के बीच में एग्जिस्ट कर रही होती है। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें कि एक फीमेल स्पीकर अगर एक वर्ड इंफॉर्मेशन बोले तो टाइम डोमेन में उसका इस तरह का सिग्नल बन रहा होगा। और अगर मैं इसी को फ्रीक्वेंसी डोमेन में देखूं तो हियर यू कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज कंसंट्रेटेड इन द लोअर पार्ट, और तकरीबन ये यू कैन से यहाँ पे ये तकरीबन 4500 हर्ट्ज के बाद तो आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बहुत ही माइन्यूट लेवल के आपके पास सिग्नल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हम 12 किलो हर्ट्ज तक इसका स्पेक्ट्रम हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। सो मोस्ट ऑफ द एनर्जी एक्चुअली लाइज बिलो 3.2 किलो हर्ट्ज। ठीक है, तो ये चीज हम वैसे भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस यूज करने का मकसद क्या है? अगर आप गौर से देखें उसी बात को जो हम पीछे से हम कंटिन्यू करते हुए आ रहे हैं, आपके पास जो मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन है जो कि लो फ्रीक्वेंसीज के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पे आपकी इंफॉर्मेशन की या जो आपका सिग्नल है उसकी पावर ज्यादा है। और अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल आपका जो इंटरफेरेंस है बिकॉज ऑफ नॉइज और सम अदर एलिमेंट्स, और हमने देखा कि वो पीएम के लिए वो कांस्टेंट है और एफएम के लिए वो इसे इंक्रीजिंग वैल्यू जा रही है, तो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी के कंपोनेंट्स हैं दे विल बी इफेक्टेड बाय दिस इंटरफेरेंस मच सिग्निफिकेंटली, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल पावर कम है आपके पास जबकि यहाँ पे सिग्नल पावर ज्यादा है आपके पास। तो अगर आप इस तरह के सिस्टम को यूज करें तो आपके पास जो हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं दे विल बी मोर अफेक्टेड बाय द इंटरफेरेंस कंपेयर टू लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, क्योंकि लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स की सिग्नल की जो पावर है इट इज ऑलरेडी मच लार्जर। तो हम क्या करते हैं, हम प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस सिस्टम्स को यूज करते हैं इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस इशू। और वो क्या होता है, लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो प्री एम्फेसिस फिल्टर और डी एम्फेसिस फिल्टर क्या है कि आप फॉर एग्जांपल आप एफएम यूज कर रहे हैं तो यू हैव अ एफएम मॉड्यूलेटर और दूसरी साइड पे यू हैव अ फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर। इससे पहले एक प्री एम्फेसिस फिल्टर आप लगा देते हैं जिसको हम एच पी ऑफ ओमेगा कह देते हैं। दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द प्री एम्फेसिस फिल्टर एंड दिस इज द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस ऑफ द डी एम्फेसिस फिल्टर जिसको हम एच डी ऑफ ओमेगा कह देते हैं। तो आप अपने मैसेज सिग्नल को पहले एक प्री एम्फेसिस फिल्टर से गुजारते हैं और उस फिल्टर से गुजारने के बाद आप उसको मॉड्यूलेट करते हैं, और रिसीवर पे पहले डीमॉड्यूलेट करने के बाद उसी सिग्नल को आप एक डी एम्फेसिस फिल्टर से गुजारते हैं तो आपको आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल वापस मिल जाता है। तो ये प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस करने का फायदा क्या है वो भी हम बात करेंगे। तो प्री एम्फेसिस बेसिकली करता क्या है कि जो वीकर सिग्नल कंपोनेंट्स हैं यानी कि 22 किलोहर्ट्ज के बाद के, क्योंकि हमें पता है कि जो मोस्ट ऑफ अवर वॉइस सिग्नल जो है वो 400 हर्ट्ज से 2200 हर्ट्ज के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसके बियॉन्ड आपके पास जो सिग्नल कंपोनेंट्स हैं दे आर मच वीकर। तो हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन से पहले जो वीकर कंपोनेंट्स हैं हम उनको बूस्ट दे देते हैं बिफोर ट्रांसमिशन बाय प्री एम्फेसिस फिल्टर। ठीक है, और उसका रिस्पॉन्स जो है वो एच पी ऑफ ओमेगा है। तो आपके पास जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं बियॉन्ड 2.2 किलोहर्ट्ज उनको हम बूस्ट कर देंगे जिससे उनकी पावर बढ़ जाएगी, और फिर हम उसको चैनल में से गुजारेंगे और रिसीवर साइड पे डीमॉड्यूलेट करने के बाद उसी सिग्नल के उन हायर कंपोनेंट्स को फिर हम उसी प्रोपोर्शन से उनको हम अटेनुएट करेंगे ताकि वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाए। दैट प्रोसेस इज डन बाय द डी एम्फेसिस फिल्टर। सो बेसिकली जो डी एम्फेसिस फिल्टर है इट अंडरगोज द प्री एम्फेसिस by passing the received signal through a filter having the transfer function inverse of the pre-emphasis filter। तो जो आपके पास pre-emphasis filter का रिस्पॉन्स है उसका इनवर्स जो है वो आपका de-emphasis filter का रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, एंड बाय डूइंग सो हम अचीव क्या करते हैं कि जो नॉइज है बेसिकली
since the noise entered the channel and has been boosted, the de-emphasis filter leaves the desired signal untouched but reduce the noise power considerably. कहने का मतलब ये है कि आपके पास अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आपके पास अगर स्पेक्ट्रा इस तरह का है, मिसाल के तौर पे ये आपके पास कंपोनेंट्स हैं, लोअर फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा है और हाई फ्रीक्वेंसी पे कम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर, ये जो लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं हम इनको भी बूस्ट कर देते हैं बाय यूजिंग अ प्री एम्फेसिस फिल्टर। अब क्या होगा कि जब आपका नॉइज का इफेक्ट आएगा, फॉर एग्जांपल आप पीएम यूज कर रहे हैं या आप एफएम यूज कर रहे हैं, आप ये जो नॉइज का लेवल है अब ये इफेक्ट कर रहा है इन सारे कंपोनेंट्स को, इस कंपोनेंट को। अब इन कंपोनेंट्स की भी जो सिग्नल पावर है वो बढ़ चुकी है कंपेयर टू नॉइज पावर, तो इन कंपोनेंट्स की जो एसएनआर है वो बेहतर हो गई है। जब आप इसको फ्रीक्वेंसी डीमॉड्यूलेटर से गुजारेंगे तो आपका जो डीमॉड्यूलेटर है उसको इस सिग्नल को रिकवर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि नॉइज का इफेक्ट उनके ऊपर कम है। वंस यू डीमॉड्यूलेट दैट सिग्नल, आप दोबारा इस सिग्नल को उसी प्रोपोर्शन से जब कम करेंगे तो आपके पास वो कंपोनेंट्स विदाउट इंटरफेरेंस आपको एग्जैक्टली रिकवर हो जाएंगे। दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस। अभी जब हम इसके आर्किटेक्चर को डिस्कस करते हैं तो हमें पता चलेगा कि वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट कि हमारे पास जो ओवरऑल इंटरफेरेंस है वो रिड्यूस हो गई है। जस्ट लाइक हमने यहाँ पे बात की कि अगर आप प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस फिल्टर यूज करें तो ओवरऑल इंटरफेरेंस विल बी रिड्यूस्ड ओवर हियर। इट्स बिकॉज कि आपके पास जो इंटरफेरेंस का इफेक्ट है वो ज्यादा जो हो रहा है वो हाई फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हो रहा है, जो हम यहाँ पे हमें नजर भी आ रहा है कि अगर आप एफएम यूज कर रहे हैं तो आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इंटरफेरेंस लेवल लीनियरली इंक्रीज करता जा रहा है। तो जो प्री एम्फेसिस डी एम्फेसिस का जो फिल्टर है, इट एक्चुअली हेल्प्स यू कन्वर्ट एन एफएम सिस्टम इनटू अ पीएम सिस्टम। जिस तरह हमने भी यहाँ पे भी बात की थी कि अगर हम एक एफएम सिस्टम यूज कर रहे हैं तो इंटरफेरेंस लेवल लीनियरली इंक्रीज करेगा, लेकिन अगर हम आइडियली समहाउ लो फ्रीक्वेंसीज के लिए एफएम को यूज करें और हाई फ्रीक्वेंसीज के लिए पीएम को यूज करें तो मेरे पास एक आइडियल सिनेरियो होगा वेयर द इंटरफेरेंस और नॉइज इज वेरी लेस सिग्निफिकेंट। तो वो चीज अचीव हो जाती है इस पीडीई के साथ जो कि प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस फिल्टर है। लेट्स सी ये कैसे होता है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअल इंटरफेरेंस कर्व। जो हमारे पास एफएम के केस में इट इज लीनियर और पीएम के केस में इट इज कांस्टेंट। पीएम इज पुअर एट लो फ्रीक्वेंसीज और जो आपका एफएम है जो आपके पास एफएम है दिस इज पुअर एट फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो अब हम करते क्या है प्री एम्फेसिस और डी एम्फेसिस फिल्टर केस में, टू इंप्रूव नॉइज इम्यूनिटी ऑफ एफएम सिग्नल्स वी यूज प्री एम्फेसिस सर्किट एट द ट्रांसमीटर। तो ये हम वो एक फिल्टर यूज कर रहे हैं प्री एम्फेसिस का जो कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर से हमने पहले लगाया हुआ है। तो ये जो प्री एम्फेसिस फिल्टर है इसका रिस्पॉन्स इज समथिंग लाइक दिस, k टाइम्स j ओमेगा प्लस ओमेगा 1 ओवर j ओमेगा प्लस ओमेगा 2। और हम इसको इस तरह के डिस्क्रीट कंपोनेंट से भी ये फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि इसका रिस्पांस जो है इट इज समवट लाइक अ हाई पास फिल्टर। ये जो आप देख रहे हैं इस फिल्टर का रिस्पांस इज समथिंग लाइक दिस वेयर ओमेगा 1 इज दिस फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा 2 इज दिस फ्रीक्वेंसी। इट मींस अभी हम ये देखते हैं कि ये कैसे होता है। इसका मतलब ये है कि एनी फ्रीक्वेंसी बिलो ओमेगा 1 तो आप उसको कोई बूस्ट नहीं दे रहे, इट्स अ कांस्टेंट वैल्यू। एंड फ्रीक्वेंसीज फ्रॉम ओमेगा 1 टू ओमेगा 2 इसको आप लीनियरली इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम वो बूस्ट दे रहे हैं। इस फिल्टर से गुजरने के बाद ये फ्रीक्वेंसीज को इतना बूस्ट मिल जाएगा और ओमेगा 2 के बाद भी आप उसको गेन नहीं दे रहे। ये जो रेंज है आपके पास ये वो ऑडियो सिग्नल की रेंज है दैट एक्चुअली नीड्स बूस्टिंग। और ये वो रेंज कौन सी है, आपको बताया था कि 400 हर्ट्ज से 2.2 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज की पावर सिग्निफिकेंट होती है। 2.2 किलो हर्ट्ज से आगे जो पूरा आपका स्पेक्ट्रा है जो तकरीबन 15 किलो हर्ट्ज तक हम लेते हैं या इन सम केसेस 12 किलो हर्ट्ज तक भी हम देखते हैं, तो ये जो रेंज है आपके पास वो ये ओमेगा 1 से ओमेगा 2 की रेंज है जहां पे आप फ्रीक्वेंसीज को बूस्ट कर रहे हैं। अब ये फिल्टर कैसे काम कर रहे हैं, एच पी ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू ये जो के है, के एक कांस्टेंट है जो हम सेट करते हैं ओमेगा 2 और ओमेगा 1 की वैल्यू से। दिस इज व्हाट के इज, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय j omega plus omega 1 over j omega plus omega 2. So let me just clear this one and write it a little bit closer. Okay, so इस केस में मेरे पास
ये जो एक्सप्रेशन आ रही है, दिस k इज ω2 ओवर ω1 टाइम्स दिस होल थिंग। अब अगर आप गौर से देखें कि इफ योर ओमेगा इज लेस देन ω1, सो इफ ओमेगा इज लेस देन ω1, अगर मैं लो फ्रीक्वेंसीज की बात कर रहा हूं, तो ये जो न्यूमिनेटर में मेरे पास वैल्यू आ रही है j ओमेगा प्लस ω1, इसके अंदर जो ω1 है ये डोमिनेंट है, क्योंकि ω1 की वैल्यू ओमेगा से बड़ी है। तो न्यूमिनेटर को मैं लिख सकता हूं j ओमेगा प्लस ω1 की जगह मैं सिंपल ω1 लिख सकता हूं। और जो डिनोमिनेटर में अगर ω1 ओमेगा से बड़ा है तो ω2 तो ω1 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब है ω2 विल आल्सो बी ग्रेटर देन ओमेगा। तो इस केस में जो डिनोमिनेटर है दिस विल आल्सो बी रिप्लेस्ड बाय ω2। जब ये इस k से मल्टीप्लाई करेगा, k इज नथिंग एल्स बट ω2 ओवर ω1, ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, वी गेट अ कांस्टेंट वैल्यू। यहां पे हमें ये कांस्टेंट नजर आ रहा है फॉर वैल्यूज व्हेन ओमेगा इज लेस देन ω1। अब यही अगर हम फ्रीक्वेंसी कंसीडर करें समवेयर इन द मिडल, कि आपका ओमेगा जो है इट इज ग्रेटर देन ω1 बट इट इज लेस देन ω2। अगर इन फ्रीक्वेंसीज की मैं बात करूं तो यही एक्सप्रेशन अगर आप देखें, अब इस केस में ओमेगा जो है ये बड़ा है ω1 से, तो न्यूमरेटर कैन बी रिड्यूस डाउन टू j ओमेगा, लेकिन न्यूमरेटर में वी विल राइट ω2 क्योंकि ω2 इज ग्रेटर देन ओमेगा। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा j ओमेगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा ω2। ये जब k से मल्टीप्लाई करेगा दिस विल बी इक्वल टू ω2 ओवर ω1, ω2 से कट जाएगा, दिस इज j ओमेगा ओवर ω1। ये जो एक्सप्रेशन है j ओमेगा ओवर ω1, अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ डिफरेंशिएटर। जब हमने फोरियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज देखी थी, इफ यू गो बैक टू द फोरियर ट्रांसफॉर्म टेबल यू विल सी कि ये जो ट्रांसफर फंक्शन है या जो ये फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है ये एक डिफरेंशिएटर का है, और वो हमें नजर भी आ रहा है कि यहाँ पे आपको एक स्लोप मिल रही है। दिस स्लोप रिप्रेजेंट्स कि ω1 से लेके ω2 तक आपका ये जो फिल्टर है ये एक डिफरेंशिएटर की तरह काम कर रहा है। और हमें ये भी पता है कि मैसेज सिग्नल जब एक डिफरेंशिएटर से गुजरता है तो मेरे पास यहाँ पे m डॉट का सिग्नल मिल जाता है, एंड इफ यू गिव m डॉट टू अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर यू गेट अ pm सिग्नल। सो इस रेंज के अंदर हमारा जो सिस्टम है नाउ इट इज बिहेविंग एज अ फेज मॉड्यूलेटर। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी ये जो आपका फिल्टर है इसका रिस्पॉन्स कांस्टेंट है, तो यहां पे आपको m ही मिल रहा है एंड यू आर गेटिंग एन आउटपुट ऑफ ए फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर। ठीक है, सो बाय यूजिंग दिस फिल्टर जिसका बिहेवियर ω1 से ω2 तक एज ए डिफरेंशिएटर है, उस केस में आपका जो सिस्टम है वो एज ए पीएम ऑपरेट कर रहा है। बिलो दिस फ्रीक्वेंसी आपका सिस्टम जो है वो एक एफएम ऑपरेट कर रहा है। तो बाय डूइंग सो आप ये वाली कर्व अचीव कर लेते हैं जो कि आपको लो फ्रीक्वेंसीज में इंटरफेरेंस एफएम की कंसीडर करवा रहा है, और ग्रेटर देन दैट फ्रीक्वेंसी ये पीएम की इंटरफेरेंस को वो कंसीडर करवा रहा है। So in this case, you actually reduce the interference level quite significantly. And likewise, receiver side पे जो FM demodulation के बाद आपका de-emphasis filter जो है, it is like a low pass filter, उसका response इस तरह का होता है। उसको करने से आपके वही जो आपने जिन frequencies को आपने boost दिया था, उनको आप reduce कर देते हैं and you get your original message signal at the output. So this is basically what pre-emphasis and de-emphasis filter is. So it is actually used to reduce the interference level in your FM system. So जो pre-emphasis और de-emphasis का system है, it enhances the SNR by 13.27 dB. इतनी SNR आपकी improve हो जाती है अगर आप अपने FM system में pre-emphasis और de-emphasis filter use करें. So that's why it's an integral part of your FM broadcasting system. Okay. जो अगला टॉपिक है that is the super heterodyne FM रिसीवर। इसका स्ट्रक्चर एग्जैक्टली वही है जो हमने AM के केस में डिस्कस किया था, तो वी वोंट बी टेकिंग मच टाइम ओवर हियर, वी विल जस्ट रिलेट इट विद द प्रीवियस डिस्कशन। हमारे पास उसी तरह उसका आर्किटेक्चर है कि आपके पास एंटीना है, फिर आपके पास RF सेक्शन है, फिर आपके पास फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है, IF एम्पलीफायर है, डिटेक्टर है और ऑडियो एम्पलीफायर है। सो इफ यू रिमेंबर जिस तरह हमने बात की थी कि AM के केस में आपके पास AM का सिग्नल आ रहा है A प्लस MT कॉज ऑफ ओमेगा CT एट दिस पॉइंट। डाउन कन्वर्जन करने के बाद जब आप उसको यहां पे अचीव करेंगे तो आपके पास वही सिग्नल ओमेगा IF पे ट्रांसलेट हो जाएगा एंड यूज एनवेलप डिटेक्टर ओवर हियर टू डिटेक्ट योर मैसेज सिग्नल। FM के केस में या एंगल मॉड्यूलेशन के केस में आपके पास ये सिग्नल रिकवर हो रहा है A कॉज ऑफ ओमेगा CT प्लस psi t। अब ये जो psi t है इट कैन बी ईदर KF80
और इट कैन बी kpmt, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये वाला सिग्नल आपको मिलेगा। तो उसी तरह जब आप फ्रीक्वेंसी मिक्सर से गुजारेंगे इसको लो और आगे पर इंटरमीडिएट यानी फ्रीक्वेंसी एम्पलीफायर जो है IF एम्पलीफायर, उससे गुजारने के बाद यही ओमेगा सी जो है ये ओमेगा IF के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि जो फ्रीक्वेंसी ट्रांसलेशन है वो आपके डेल एफ को चेंज नहीं करती, वो सिर्फ फ्रीक्वेंसीज को ट्रांसलेट करती है, जो हमें पता है कि हम ओमेगा सी प्लस ओमेगा IF से उसको जब हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास सम और डिफरेंस का प्रोडक्ट आता है, एंड वी ऑलवेज कंसिडर द डिफरेंस सिग्नल हेयर। और हमारे पास यहाँ पे वही सिग्नल जो है वो FM का सिग्नल आ जाएगा जो कि ओमेगा IF पे सेंटर्ड है। और आगे हम अगेन वी कैन यूज एन इन्वेलप डिटेक्टर। ये इन्वेलप डिटेक्टर कौन सा है? ये फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर वाला हम सिस्टम यूज कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पहले क्या यूज करते हैं, एक डिफरेंशिएटर यूज करते हैं प्लस इन्वेलप डिटेक्टर। ये सिस्टम यहाँ यूज होगा तो हमें वही मैसेज सिग्नल रिकवर हो जाएगा। तो वही सारे वो सुपर हेटेरोडाइन AM रिसीवर के अंदर हमने डिस्कस किए थे, दे आर ऑल एप्लीकेबल फॉर FM सिस्टम्स एज वेल। सो द ओनली थिंग इज कि जो ये जो फ्रीक्वेंसी मिक्सर है आपके पास, AM के केस में वो इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी कंसीडर कर रहा होता है 455 किलोहर्ट्ज। तो तमाम AM के सिग्नल जो हैं वो एक कांस्टेंट ओमेगा IF के ऊपर ट्रांसलेट हो जाते हैं विच इज 455 किलोहर्ट्ज। PM के केस में हम उसको ट्रांसलेट करते हैं 10.7 मेगाहर्ट्ज के ऊपर। तो जितने भी FM के सिग्नल्स हैं समझे 88 मेगाहर्ट्ज, 89 मेगाहर्ट्ज, 99, 100 मेगाहर्ट्ज, 107 मेगाहर्ट्ज, जितने भी आपके पास FM ब्रॉडकास्टिंग के स्टेशंस हैं उन सब के सिग्नल्स दे आर एक्चुअली shifted down to one particular frequency which is 10.7 megahertz, which is 10 times less than the transmitted carrier। तो जब लो फ्रीक्वेंसी पे आप अपने सिग्नल को ले आएंगे, अगेन वही बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे कि आपके जो फिल्टर्स हैं दे आर इजी टू डिजाइन, कंपोनेंट्स आर चीपर, और उसको डिजाइन करना भी लो कॉस्ट होता है। तो ऑल दोज बेनिफिट्स कम इनटू प्ले, ठीक है। और इसी तरह सुपर हेटेरोडाइन टीवी जो आप टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग करते हैं उसके अंदर भी सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स यूज होते हैं। तो जो आपका टीवी सिग्नल होता है उसको हम इफ आई एम नॉट रॉन्ग 38 मेगाहर्ट्ज के ऊपर आप अपने सिग्नल को इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी के ऊपर ले आते हैं, बट फॉर वीडियो सिग्नल्स। सो उधर भी सुपर हेटेरोडाइन का कॉन्सेप्ट यूज होता है। सो अ सुपर हेटेरोडाइन FM रिसीवर इज ए मोनोफोनिक FM रिसीवर, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास एक ही चैनल यहाँ पे आ रहा है, जो भी FM का सिग्नल आप रिसीव कर रहे हैं वो आपको यहाँ आपके पास वो एक मोनो साउंड आपको यहाँ पे रिसीव हो रही है। लेकिन अभी जो हमारे करंट FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम्स हैं वहां पे स्टीरियो ट्रांसमिशन हो रही होती है। इसका मतलब है कि आपका लेफ्ट चैनल और राइट चैनल वो दो सेपरेट सिग्नल्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए वी हैव टू टॉक अबाउट द FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का स्टैंडर्ड बेसिकली क्या है कि जो पीक फ्रीक्वेंसी डेविएशन है दिस इज कंसिडर्ड टू बी 75 किलोहर्ट्ज फॉर FM ब्रॉडकास्टिंग। जो मैसेज सिग्नल की बैंडविड्थ हम कंसीडर करते हैं वो 15 किलोहर्ट्ज। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि ऑडियो सिग्नल जो है वो 0 से 12 किलोहर्ट्ज या 15 किलोहर्ट्ज तक हम कंसीडर करते हैं FM ट्रांसमिशन के लिए। तो जो हमारे पास ट्रांसमिशन बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट है यूजिंग कार्सन्स रूल वो निकलती है 2 टाइम्स डेल एफ प्लस BM। तो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ हमारे पास आती है 100 किलोहर्ट्ज। यानी कि अगर आपने एक FM का चैनल ट्रांसमिट करना है तो आपको 180 किलोहर्ट्ज की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ चाहिए होती है। लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड हम इसके अंदर थोड़ी सी 20 किलोहर्ट्ज की एक यू कैन से एक विंडो दे देते हैं जस्ट टू सेपरेट वन चैनल फ्रॉम दी अदर, ताकि एक चैनल दूसरे पे इफेक्ट ना करे। तो FM ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशंस के मुताबिक हर चैनल को जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ रिक्वायर्ड होती है वो 200 किलोहर्ट्ज हम कंसिडर करते हैं। सो अगर आप फॉर एग्जांपल एक FM का चैनल ब्रॉडकास्ट करना चाह रहे हैं तो आपकी डेल एफ मैक्स शुड बी 75 किलोहर्ट्ज। योर मैसेज सिग्नल की जो बैंडविड्थ होगी वो आप 15 किलोहर्ट्ज कंसीडर करेंगे, और आपकी जो ट्रांसमिशन बैंडविड्थ होगी फॉर यू विल मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो एक चैनल को 200 किलोहर्ट्ज की बैंडविड्थ एलोकेट करे। तो इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास ये FM का बैंड है फॉर एग्जांपल आई थिंक इट इज फ्रॉम 88 मेगाहर्ट्ज टू 108 मेगाहर्ट्ज, तो आपके पास एक चैनल ये होगा, इसकी विड्थ 200K है, फिर आपके पास एक और चैनल होगा, यानी ये बिल्कुल साथ साथ होंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसके बीच में विंडो दी हुई है। तो एक चैनल मेरे पास ये होगा, दूसरा चैनल ये होगा, तीसरा, चौथा, ये सारे मेरे पास चैनल हैं और हर चैनल की विड्थ जो है वो 200 किलोहर्ट्ज है। तो ये आपके पास FM फॉर एग्जांपल 88 मेगाहर्ट्ज पे है, अगला 88
में 200 के ऐड कर दें तो जो अगला चैनल आएगा वो यहाँ पे आएगा, फिर अगला, फिर अगला, फिर अगला। ये सारे चैनल जो है आपके एग्जिस्ट कर रहे होंगे FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के अंदर। और उस केस में आपके पास जैसे जैसे आप जिस सिग्नल को ट्यून करेंगे वो आपको सुनाई देना शुरू हो जाएगा। सो जो फेडरल कमीशन फॉर कम्युनिकेशन FCC has assigned frequency range 88 megahertz to 108 megahertz for FM broadcasting with separation of 200 kilohertz between adjacent stations and peak frequency deviation of 75 kilohertz. So this is the standard that is being followed by the Federal Commission for Communication FCC. और ये पूरी दुनिया में यही सिस्टम फॉलो होता है। इसमें जो डिजाइन कंसिडरेशन है वो क्या है कि जो आपके अर्लियर FM ब्रॉडकास्ट थे वो मोनोफोनिक्स थे, बिकॉज दे ऑल यूज सुपर हेटेरोडाइन रिसीवर्स, वो सारे मोनोफोनिक थे। अब ब्रॉडकास्टिंग हो रही है वो स्टीरियोफोनिक है, स्टीरियो सिग्नल आप ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं। तो इसके लिए जो डिजाइन कंसिडरेशन है वो क्या है कि हम सिग्नल्स लेते हैं, एक लेफ्ट माइक्रोफोन और एक राइट माइक्रोफोन से, जो लेफ्ट और राइट चैनल आप कंसिडर करते हैं। इससे आपको मोर नेचुरल इफेक्ट सुनने को मिलता है। योर ऑडियो क्वालिटी इंप्रूव्स इन दिस केस। तो लेकिन हम कंसिडर यही करते हैं कि जो FCC की भी रिक्वायरमेंट है कि जो स्टीरियोफोनिक ब्रॉडकास्टिंग है वो मोनोफोनिक ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम से कंपैटिबल होनी चाहिए, कि अगर एक बंदे के पास एक मोनोफोनिक रिसीवर है उसको भी वो सिग्नल रिसीव होना चाहिए कंपेयर टू अ पर्सन हु हैज अ स्टीरियोफोनिक रिसीवर। तो ये FCC की रिक्वायरमेंट है। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो ओल्डर मोनोफोनिक रिसीवर्स हैं they are able to get a signal which is the sum of left and right signal, क्योंकि सिग्नल दोनों तो सेम है। तो मोनोफोनिक के केस में लेफ्ट और राइट जो दो डिफरेंट सिग्नल्स हैं उनको ऐड करके वो रिसीव कर लेता है, तो उसको एक मोनोफोनिक सिग्नल मिल जाता है। लेकिन जो स्टीरियो सिस्टम्स हैं उनको लेफ्ट सिग्नल और राइट सिग्नल सेपरेट मिल जाते हैं, सो दे गेट टू हेयर अ मोर नेचुरल साउंड। तो ये अचीव कैसे होता है, we'll talk about that. So the total transmission bandwidth for the two signals should be 200 kilohertz और del f जो है वही 75 kilohertz होना चाहिए। तो साथ उनकी रिक्वायरमेंट FCC की ये भी है कि even though you're using two different channels, जो total transmission bandwidth है it should not exceed the allocated transmission bandwidth 200 kilohertz की। तो what we have to do is we have to add these signals together before transmission, क्योंकि अगर आप इनको ऐड नहीं करेंगे तो आपके पास सिग्नल की बैंडविड्थ बढ़ जाएगी। तो हम ये अचीव कैसे करते हैं, वी अचीव इट यूजिंग दिस आर्किटेक्चर ऑफ FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम, कि हम एक लेफ्ट चैनल और राइट को दो सेपरेट सिग्नल्स लेते हैं। पहले इन दोनों सिग्नल्स को ऐड कर लेते हैं और फिर इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। फिर इन दोनों सिग्नल्स को हम प्री एम्फेसाइजर से गुजारते हैं ताकि आपके लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को हम बूस्ट कर दें। इसको हमने L+R' और L-R' से रिप्रेजेंट कर दिया है। फिर इसमें से जो एक आपके पास राइट जो चैनल का सिग्नल है, हम इसको DSP-SC मॉड्यूलेटर से हम थोड़ा फ्रीक्वेंसी शिफ्ट दे देते हैं, क्योंकि दिस इज नथिंग एल्स बट अ मल्टीप्लायर। तो हम एक पायलट सिग्नल लेके जिसको हम ωc/2 से हम फॉर एग्जांपल रिप्लेस कर रहे हैं, तो ωc/2 को हम डबल करके वी मेक इट ωc, और ωc से जब ये सिग्नल मल्टीप्लाई होता है तो आपके पास ये सिग्नल शिफ्ट हो जाता है ωc के ऊपर। और बिफोर FM मॉड्यूलेटर मैं L+R' सिग्नल, पायलट सिग्नल और ये जो ωc पे जो सिग्नल शिफ्ट हो गया L-R', इन सबको ऐड करके फिर ट्रांसमीटर से गुजारूंगा, तो मेरी एक स्टीरियो ट्रांसमिशन का सिग्नल अचीव हो जाएगा। एंड दिस मैसेज सिग्नल एट दिस पॉइंट विल बी L+R', जो ये ऊपर से आ रहा है, L-R' कॉज ऑफ ωct जो यहाँ पे मॉड्यूलेट होकर हमें मिल रहा है, और यहाँ पे जो पायलट सिग्नल है जिसे हम ωc/2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये हम उसके साथ ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जब आपने उसको मॉड्यूलेट किया ωc से तो रिसीवर साइड पे आपने उसको डीमॉड्यूलेट भी करना है। सो फॉर दैट यू नीड टू ट्रांसमिट द कैरियर अलोंग विद द सिग्नल। तो मेरे पास ये सिग्नल जो है ये मेरा मैसेज सिग्नल है जिसको मैं FM मॉड्यूलेटर से गुजारूंगा। सो इफ आई लुक एट द स्पेक्ट्रा ऑफ दिस पर्टिकुलर सिग्नल, इट वुड लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये 15 किलोहर्ट्ज तक का आपका मैसेज सिग्नल है, क्योंकि आपने L और R को दोनों को ऐड कर दिया तो दे विल कंटेन्ड इन द सेम स्पेक्ट्रा। लेकिन ऑब्वियसली इसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा क्योंकि दोनों इन फेज हैं, दोनों ऐड होंगे तो उसके एक लार्ज सिग्नल इस तरह का आपके पास अचीव हो जाएगा अप टिल 15 किलोहर्ट्ज। और जो ये आप पायलट सिग्नल कंसीडर करते हैं ये आप 19 किलोहर्ट्ज का कंसीडर करते हैं। तो अगर ये 19 किलोहर्ट्ज का कैरियर है, इसको डबल करने से ही हो जाएगा 38 किलोहर्ट्ज। तो इसका मतलब है कि ये सिग्नल जो 0 पे सेंटर्ड था ये 38 पे सेंटर्ड हो जाएगा। तो मेरे पास ये L-R का सिग्नल यहाँ पे शो हो रहा है क्योंकि हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं। सो वी हैव अ मच स्मॉलर सिग्नल बट विल हैव द सेम शेप। और जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसीज यहाँ पे थी वो भी यहाँ पे पॉजिटिव हो गई हैं।
तो मेरे पास ये स्पेक्ट्रा बन जाएगा L माइनस आर प्राइम कॉज ऑफ ओमेगा सी टी का, और ये मेरा पायलट है जो 19 पे एग्जिस्ट कर रहा है। सो अब ये जो पूरा सिग्नल है, दिस इज नाउ कंसिडर्ड एज माय मैसेज सिग्नल, जिसको मैं मॉड्यूलेट करूंगा FM मॉड्यूलेटर से। अब जब रिसीवर साइड पे ये सिग्नल रिसीव होगा तो FM रिसीवर वुड लुक समथिंग लाइक दिस। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि सबसे पहले मैंने क्या किया, एक लिमिटर या डिस्क्रिमिनेटर यूज किया। लिमिटर क्या है, ये वही बैंड पास लिमिटर है जो कि आपके एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शंस को खत्म करके कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आपको अचीव करता है, ताकि आपके पास एक कांस्टेंट एम्पलीट्यूड आए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू वुड हैव अ लो पास फिल्टर जो 0 से 15 किलो हर्ट्ज तक का सिग्नल रिक्वायर करेगा। तो बेसिकली हम FM डीमॉड्यूलेशन भी कर चुके हैं, यानी इट इज अ बैंड पास लिमिटर प्लस फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर विच इज द FM डीमॉड्यूलेटर। यहां पे मेरे पास रिसीव्ड सिग्नल है विच इज M ऑफ टी। ठीक है, अब इस M ऑफ टी में से मैंने लेफ्ट और राइट चैनल को सेपरेट करना है। तो सबसे पहले इस मैसेज सिग्नल को मैं लो पास फिल्टर से गुजारूं जो कि 15 किलोहर्ट्ज का है, तो इस मैसेज सिग्नल के स्पेक्ट्रा में से ये पार्ट मैं रिकवर कर लूंगा विच इज L प्लस आर प्राइम। और ये L प्लस आर प्राइम को जब डी एम्फेसाइजर से गुजारूंगा तो ये L प्लस आर का सिग्नल मुझे मिल जाएगा। अगर यही सिग्नल मैं एक मोनोफोनिक रिसीवर को दे दूं तो उसको सिग्नल मिलना शुरू हो जाएगा। तो दिस इज बेसिकली अ मोनो रिसीवर, दिस इज व्हाट ऑल इज नीडेड। फिर इसी सिग्नल पे मैं अगर नैरो बैंड FM एक नैरो बैंड फिल्टर लगाऊं जो कि 19 किलोहर्ट्ज पे सेंटर्ड है, तो मुझे ये पायलट सिग्नल रिकवर हो जाएगा। इस पायलट सिग्नल को मैं फ्रीक्वेंसी डबलर से गुजार के आई विल मेक इट 38। और फिर इसी ये जो मैसेज सिग्नल है, इस पे अगर मैं एक बैंड पास फिल्टर लगाऊं जो कि 23 से 53 किलोहर्ट्ज तक है, तो मैं ये सिग्नल रिकवर करूंगा और फिर इसको डीमॉड्यूलेट करूंगा उस 38 किलोहर्ट्ज से, तो वो सिग्नल दोबारा रिकवर होके मुझे यहाँ पे L माइनस आर प्राइम मिल जाएगा। और उस L माइनस आर प्राइम को मैं डी एम्फेसाइजर से गुजार के L माइनस आर यहाँ पे अचीव कर लूंगा। अब मुझे यहाँ पे L प्लस आर मिल रहा है, यहाँ पे L माइनस आर मिल रहा है। अब इन दोनों सिग्नल को अगर मैं ऐड करूँ तो मुझे 2L इधर मिल जाएगा, इन दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मुझे 2R यहाँ पे मिल जाएगा। सो नाउ आई हैव L एंड R सेपरेट ओवर हियर। यू कैन यूज दिस सिग्नल फॉर स्टीरियो रिसीवर्स। ठीक है, सो दिस इज हाउ एन FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम एक्चुअली वर्क। सो ये FM ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का ट्रांसमीटर का डिजाइन है, दिस इज हाउ द ट्रांसमीटर वर्क्स, और दिस इज हाउ द रिसीवर वर्क्स। ठीक है, और लास्टली यहाँ पे एक एग्जांपल है जो हमारे प्रीवियस डिस्कशन से हमने कंटिन्यू करनी थी, मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, जिसके अंदर वही एक सुपर हमारा नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। जी ये खत्म हो गया कोर्स लेक्चर भी। सिर्फ ये एक एग्जांपल है दैट आई वांट यू गाइस टू डू इट योरसेल्फ। ये वही आर्मस्ट्रॉन्ग मेथड से हमने एक FM जनरेटर बनाया है। इसके अंदर मैंने आपको पैरामीटर्स दे दिए हैं और उनके मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स भी बता दिए हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज यू ट्राई एंड सॉल्व इट योरसेल्फ फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, so this also concludes the chapter as well. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, और कल इंशाल्लाह मैं आपको इस चैप्टर की असाइनमेंट भी दे दूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हमने टोटल कितने करने हैं चैप्टर्स? मैंने आपको पहले लेक्चर में पूरी कोर्स आउटलाइन डिफाइन की है, सो गो बैक टू द फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्डिंग एंड सी व्हाट द होल सिलेबस इज। अच्छा, और सर क्विज और होंगे या इसके बाद 5 हो गए ना हमारे? Let me stop the recording first.